की जो जड़ है उस पर बात करने वाले हैं। 10 महीने से भी ज़्यादा हमारा किसान आंदोलन चल रहा है। 10 महीने से भी ज़्यादा हो गए। 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी। सबसे पहले तो सभी किसानों को सत सत नमन करता हूँ मैं। और इतना 10 महीने से भी ज़्यादा लंबा आंदोलन चलने के बाद भी आंदोलन जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। जो आंदोलन आज विश्व सत्ता के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन का जो आंदोलन होना चाहिए था, क्योंकि मैं इस आंदोलन से लगातार, वैसे तो मैं इस आंदोलन को 2015 से ही हम इसको स्थापित करना चाह रहे थे। 2015 से हम लगे हुए थे जब दिल्ली जंतर मंतर पर भूमि अधिग्रहण का आंदोलन हुआ था। और वहाँ से जब ये बीजेपी की सरकार 2014 में बनी थी और उस समय ये 2015 में ये कानून लेकर आई थी और 2015 में इन्होंने ये कानून वापस ले लिए थे। वही कानून आज फिर 2020 में दोबारा से ये सरकार लेकर आई। सिर्फ इसमें एक जमाखोरी बिल को जोड़ा गया है, बाकी वही कानून ये फिर से लागू किए गए 2020 में। 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी लेकर आई थी और वो ये राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से वहां पर ये कानून वापस भी लेने पड़े थे इनको। और आंदोलन शुरू हो गया था 2015 में दिल्ली जंतर मंतर में। हालांकि वो आंदोलन अन्ना हजारे के नेतृत्व में था और 2015 में वो आंदोलन, उस आंदोलन की दबाव की वजह से इन्होंने वो कानून वापस ले लिए थे। और इससे पहले वाली सरकारें भी लेकर आई, कांग्रेस सरकार भी इन कानूनों को कई बार लेकर आई है। तो साथियों, ये कानून आ क्यों रहे लगातार? क्यों किसानों को और किसानों की खेती को की जमीनों को छीनने के कानून और किसानों की फसलों को बर्बाद करने के ये आज कल ही मोदी जी का ने जो 35 बीजों को रिलीज किया है, 35 वो सभी के सभी जीएमओ सीड है। तो पहले भी सीड, आज आप देख रहे हो कितनी फसलें बर्बाद हो रही है। क्यों फसल बर्बाद हो रही है? सबसे बड़ी बात तो एक ही सवाल है मेरा आपसे कि इतने अन्न पैदा होने के बाद भी, इतनी फसलें पैदा होने के बाद भी किसान क्यों समृद्ध नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये जो बीजे है, ये जो है सीड, सारे के सारे, सारी की सारी कॉरपोरेट कंपनियों के बीज है। और आज हम लड़ाई कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, साम्राज्यवाद पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन वो 80-85% तो वो कब्जा कर चुके हैं हमारी जमीनों पर और पूरी तरह से वो कॉरपोरेट के हवाले तो हो ही चुका है किसान पहले से। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। और 10 महीने से, जब मैं भी ये बात मानता हूं कि आंदोलन लंबा चलना चाहिए था और आगे भी चलना चाहिए, आंदोलन लंबा चला, लेकिन आंदोलन का 10 महीने से फायदा क्या हुआ? आंदोलन में कोई वैचारिक क्रांति नहीं आई, कोई असहयोग बहिष्कार नहीं हुआ। और ये आज आंदोलन 10 महीने से देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है। पूरी मेहनत कश वर्ग जनता को, कमेरे वर्ग को इस चीज का, इस आंदोलन का पता चल चुका है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने क्या किया? जो लड़ाई आज 10 महीने के बाद जड़ तक पहुंचनी चाहिए थी, वो जड़ पर तो कहीं पहुंच ही नहीं रही। वो तो सिर्फ यहीं पर एक राजनीतिक पॉलिटिक्स इशू बनकर रह गई है। तो इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण यह हुआ कि राजनीतिक पार्टियों के नेता इस आंदोलन में, अब तो बिल्कुल ही राजनीतिक पार्टियों के हाथ में ये आंदोलन चला गया है, बिल्कुल भी इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी संयुक्त मोर्चे को इस वक्त संभाल रहे हैं वो सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता है और राजनीतिक पार्टियां उनको फंडिंग करती है। और सभी राजनीतिक पार्टियां WTO के अधीन है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब तक WTO से भारत बाहर नहीं होता है तो किसानों की समस्या हल होने वाली नहीं है। इसका मतलब ये नेता या तो ये अनपढ़ है और ये फिर जानबूझकर ये जनता को गुमराह कर रही है। एक जो जनता के अंदर जो जलजला उठा था, जिस आंदोलन के अंदर जो ज्वाला भड़की थी एक क्रांति की, और एक जो आवाज बुलंद की थी इस देश की जनता ने, देश की जनता नहीं पूरी दुनिया में, दो ही तो वर्ग है, एक कमेरा वर्ग और एक लुटेरा वर्ग। लुटेरे वर्ग के खिलाफ कमेरा वर्ग की ये जबरदस्त क्रांति थी और जबरदस्त जंग थी। और लेकिन वैचारिक रूप से ये क्रांति वहीं पर बेड़चाल में दफन होकर रह गई। किसकी वजह से और क्यों? क्योंकि हम इन नेताओं पर विश्वास करते हैं और नेता सभी पार्टियों के एजेंट होते हैं। नेताओं से बाहर निकलकर आंदोलन लड़ना होगा और संयुक्त मोर्चा के पास रणनीति नहीं है कोई भी।
कोई रणनीति बताए मेरे को, क्या रणनीति है संयुक्त मोर्चा के पास? ना तो वो अशोक बहिष्कार कर सकता है, ना ही वो क्रांतिकारी लड़ाई लड़ सकता है, कॉरपोरेट के खिलाफ अशोक बहिष्कार नहीं कर सकता वो, तो कैसे नेता है? क्या ये जानते नहीं ये सब चीजें? ये WTO के बारे में नहीं जानते, ये अनपढ़ है, WHO के बारे में नहीं जानते, वर्ल्ड बैंक के बारे में नहीं जानते, IMF के बारे में नहीं जानते। इसका मतलब तो ये जानबूझकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 10 महीने से ज्यादा आंदोलन चलने के बाद हर आंदोलनकारी को यह पता होना चाहिए था कि ये लड़ाई हम किसके साथ लड़ रहे हैं और ये कैसी लड़ाई है और क्या हमें करना है आगे और क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, जैसा सरकार चाह रही है उसी तरह ये आंदोलन चला जा रहा है। जिस तरह से सरकार चाह रही है, सरकार लॉकडाउन कर रही है, तो हम रोड रोकने में, मैं भी पहले शुरुआत में आंदोलनों में हम रोड रोक रहे थे, धरने प्रदर्शन, वो ये जो चीजें कर रहे थे, लेकिन शुरुआत थी, आंदोलन को खड़ा करना था। तो किसी भी तरह से आंदोलन को खड़ा करने के लिए तरीके जरूरी होते। लेकिन जब पूरे देश और दुनिया में आंदोलन खड़ा हो चुका है, तो फिर तो कोई ना कोई ऐसी रणनीति होनी चाहिए जिसको उन कॉर्पोरेट घरानों को, उन साम्राज्यवादी पूंजीवादी, हालांकि अभी तक साम्राज्यवादी पूंजीवादी लोगों के बारे में जनता जान नहीं पाई है। किसकी गलती है? कहां, क्यों नहीं जान पाई है जनता? कौन है साम्राज्यवादी लोग, कौन है पूंजीवादी लोग? और इस देश को बर्बाद करने के लिए 2 संगठनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इस देश को खत्म करने पर जो संगठन तुले हुए हैं, सबसे बड़े गद्दार संगठन के रूप में RSS है। ठीक है, RSS अंधभक्तों का संगठन, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो तो सिर्फ अंधभक्ति में चलते हैं। RSS वाले वो तो बिल्कुल अंधभक्त है। लेकिन जो एक और संगठन है, जो इसे एक और पार्टी भी है जिसकी कम्युनिस्ट विचारधारा, ये दोनों संगठन उन पूंजीवादियों ने, साम्राज्यवादी लोगों ने बनाए थे। सबसे पहले तो साथियों मैं एक बात बताता हूं, इस दुनिया के अंदर जो दिखता है उसका उल्टा होता है, और जो मीडिया आपको दिखाता है उसका उल्टा होता है। मीडिया सही को गलत दिखाती है और गलत को सही दिखाती है। ये हमारे देश की मीडिया नहीं, पूरी दुनिया की नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, सभी उन लोगों के दलाल है, सभी उन्हीं के नीचे काम करती है मीडिया। सभी वो खबरें देते, वही वो चलाते हैं। जिसका साम्राज्यवाद पूंजीवाद को फायदा होता है, वही खबरें मीडिया वाले चलाते हैं। तो साथियों, ये दोनों ही संगठन क्यों बनाए गए? ये इसलिए बनाए गए इस देश के अंदर कि एक नास्तिक विचारधारा को लेकर चलेगा और एक आस्तिक विचारधारा को लेकर चलेगा। दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, और देश की जो जनता है वो मूल रूप से उन समस्याओं की जड़ तक नहीं पहुंच पाएगी। एक तो RSS को गाली देगा नास्तिक के नाम पर, और एक आस्तिक के नाम पर गाली देगा। लेकिन हालांकि कम्युनिस्ट कामरेड जो है वो WTO गेट करार के बारे में बहुत अच्छे जानकार है, लेकिन वो जनता को नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका धंधा चौपट हो जाएगा। वो धंधा बहुत बड़ा करते हैं इस नाम पर, मजदूरों से वो फंडिंग कराते हैं, किसानों से वो फंडिंग लेते हैं, बहुत बड़ा कारोबार करते हैं वो लोग। बहुत बड़ा किसान मजदूर के नाम पर अपनी रोटी सेकते, वो राजनीतिक अपना घर चलाते हैं वो लोग। इतने बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। और RSS तो एक अंधभक्तों का संगठन है, वो तो एक अंधभक्त में चलते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं। RSS वालों का तो वो तो एक बस फालतू के लोग हैं, उनको तो अंधभक्ति से मतलब होता है, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन कम्युनिस्टों को सब बातों का पता होते हुए भी, WHO का भी पता था इन्हें, कोरोना षड्यंत्र का भी इन्होंने पता था, वैक्सीन के बारे में भी पता है इन लोगों को, लेकिन कुछ नहीं बताएंगे जनता को ये लोग। और ये साम्राज्यवाद पूंजीवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन इनको साम्राज्यवाद पूंजीवाद के बारे में आज तक नहीं बताया। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद कुछ लोग हैं, 13 परिवार है इस दुनिया के अंदर साम्राज्यवादी, 13 परिवार। रोथस्टाइल्ड, रॉकफेलर, मॉर्गन, हैरी किसिंजर, बड़े लोग हैं। ब्रिटेन की महारानी, 13 परिवार इस दुनिया के अंदर। बैंकर किंग माना जाता है रोथस्टाइल्ड को। ये 13 परिवार साम्राज्यवादी परिवार है। और उसके बाद है 300 नीचे, जैसे अबानी, अडानी, बिल गेट्स जैसे लोग आगे, वो है पूंजीवादी परिवार। 300 परिवार पूंजीवादी इस दुनिया के अंदर। ये नारे लगाते हैं साम्राज्यवाद पूंजीवाद मुर्दाबाद। अरे साम्राज्यवाद पूंजीवाद तो मुर्दाबाद तो ठीक है, लेकिन है कौन वो साम्राज्यवादी पूंजीवादी लोग? कुछ नहीं बताएंगे। WTO के बारे में बहुत अच्छे जानकार हैं, गेट करार के बारे में जानते, लेकिन जनता तक ये एक भी बात नहीं बताएंगे, क्योंकि ये इनका धंधा ही चौपट हो जाए इससे। और आज मैं संयुक्त मोर्चा की तरफ बताता हूं। संयुक्त मोर्चा जो है वो सिर्फ कुछ लोग चला रहे उसको, कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग, 4 या 5 नेता उसको कब्जा करे हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता है 4 या 5, और सभी के ऊपर दाग है। सभी ने आंदोलन बेचे हमेशा ही, सभी ने हमेशा पीछे जो आंदोलन हुए, जितने भी आंदोलन हुए, सभी आंदोलनों को बेचने का दाग है, और वही आज संयुक्त मोर्चा को चला रहे हैं।
और उसी की तरह हम जैसे लोग भेड़ों की तरह उनके पीछे भाग रहे हैं। तो साथियों, भेड़ चाल बढ़ने की जरूरत नहीं है। आज फिर आप एक बार फिर राजनीतिक पार्टियों की बात करें, एक बार फिर आप सरकार बदल दोगे, क्या करेगी सरकार? देश के अंदर WTO की सरकार चलती है, विश्व व्यापार संगठन की सरकार चलती है, WTO की, और कोई भी पार्टी WTO से बाहर नहीं जा सकती। WTO भारत का संविधान है, आज के दिन कोई भी नहीं जा सकती। तो साथियों, सबसे जरूरी है कि आप सवालों के जवाब पूछना शुरू करें। सवालों के, मैं कोई बड़ा ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन सभी को अपने सवाल, क्योंकि आप आंदोलन में 10 महीने से भी बल्कि ये आंदोलन वैसे तो 2 साल हो गए इसको आंदोलन को खड़े हुए। बहुत से साथी तो आज इतने गोजेब से इतने कंगाल हो चुके हैं कि उनके पास किराया भाड़ा नहीं बचा है, और दिल से लगे थे इस आंदोलन से और आत्मा से लगे थे कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा देश में। लेकिन इस आंदोलन को फिर से एक सत्ता परिवर्तन का, एक व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को सत्ता परिवर्तन का आंदोलन बनाया जा रहा है। और बहुत पछताओगे आने वाले समय में, क्योंकि ये जो सरकार है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रही है, और ये संयुक्त मोर्चा भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहा है। और देश के अंदर ऐसी तबाही आएगी, ऐसा आतंक आएगा कि इसे देखा नहीं जाएगा किसी भी मानवतावादी इंसान से। ऐसी तबाही वैक्सीन के नाम पर, बिल गेट्स ने पेटेंट लिया हुआ है वैक्सीन का पूरी दुनिया को बिल गेट्स वैक्सीन दे रहा है। आप मेरे को बताइए, सबसे पहले तो कोरोना षड्यंत्र को आप ध्यान से देखिए, किस तरह से रचा गया षड्यंत्र। पहले बुजुर्गों में बीमारी आएगी, फिर जवानों में बीमारी आएगी, फिर बच्चों में बीमारी आएगी, उसके बाद वैक्सीन, और 2-2 वैक्सीन वाले लोग मर रहे हैं। आपके पास इलाज क्या है कोरोना का? अगर महामारी, आपको महामारी बनाया इसको पहले तो, इस षड्यंत्र को, और महामारी बना के आपके पास कोई इलाज नहीं इसका। अगर महामारी है तो 2-2 वैक्सीन वाले लोग मर रहे हैं, वैक्सीन से ज्यादा लोग मर रहे हैं बल्कि वैसे मरने की बजाय। एक नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार को कोरोना वायरस का षड्यंत्र कोरोना का नाम दिया गया, और बहुत ज्यादा काले कानून इस देश और दुनिया के अंदर थोपे गए। बिल गेट्स पूरी दुनिया को वैक्सीन दे रहा है, पूरी दुनिया को वो पेटेंट लिया हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर एक वैक्सीन कैसे काम करेगी? एक दवाई, WHO कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पूरी दुनिया को बाजार में एक दवाई देते वो, कि पूरी दुनिया को एक ही दवाई से आप कैसे इलाज करोगे? यूरोप है, भारत है, गर्म देश है, कोई ठंडा देश है, कहीं कुछ खाने पीने की चीजें है, कुछ कहीं कुछ है, तो कैसे एक इलाज, एक दवाई कैसे काम करेगी? ये पूरा का पूरा फ्रॉड है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये WHO, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन संस्थाओं से जब तक भारत बाहर नहीं निकलेगा और भारत में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, अंग्रेजों के काले कानून यहां समाप्त नहीं किए जाएंगे, तब तक इस देश की समस्या का कोई हल होने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से WTO का ही नहीं, बैंकरों का एक एजेंट बनकर इस देश में, हमने पहले बहुत बोला इसके बारे में, क्योंकि जिसको कंपनियां, कॉर्पोरेट घराने जिसको भी मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो बनाते हैं। आपके वोट से कोई नहीं चुना जाता। ये आप लोगों के अंदर भ्रम है। उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से उनको TRP दी जाती है, उनको मीडिया के द्वारा कवरेज देके उनको मान ले बड़ा चढ़ाकर बार बार उनको आगे दिखाया जाता है, उनको चेहरा बनाया जाता है, और आपको उस चेहरे के अंदर आप बिना तरक्की ही एक भेड़ चाल में, अंधभक्ति में वहां चले जाते हैं। और ये अंधभक्ति आपके देश को लेकर डूबने वाली है। और आने वाले समय में रोथशाइल्ड, रॉकफेलर, मॉर्गन खुले बयान दे रहे हैं, पूरी दुनिया में 2030 में वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएंगे, 21% आबादी रखेंगे, 80% आबादी को हम समाप्त करेंगे इस दुनिया से। इतने बड़े एजेंडा, इतना बड़ा एजेंडा लेकर वो चले हुए लोग हैं, लेकिन ये हमारे देश के नेता बेवकूफों की तरह जनता को बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि ये दलाल है, काले अंग्रेज है। तो देश की जनता इनके बारे में नहीं जानेगी और नहीं समझेगी इस बात को, तो देश तो बहुत बुरी दुर्गति में और ऐसा फंसने वाला है कि इस देश को कोई निकाल नहीं पाएगा। आने वाले समय में ऐसा दलदल में फंसेगा ये देश कि कोई भी इस देश को आने वाले से भगाएंगे और काले अंग्रेजों को भगाएंगे इस देश से। चुनाव सबसे बड़ी बात है, चुनाव से कुछ नहीं बदला जा सकता। चुनाव सिर्फ उन लोगों का, साम्राज्यवादी पूंजीवादी लोगों का एक हथियार है, और वो समाज को बांटने का हथियार है, समाज को तोड़ने का, खंडित करने का, देश को तोड़ने का जो चुनाव का हथियार है, जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये चुनाव प्रक्रिया ही सबसे बड़ा उन लोगों का हथियार है। ये चीजें हमें समझनी होगी।
जब देश की आजादी आई, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ा था, या भगत सिंह ने चुनाव लड़ा था, या महात्मा गांधी ने चुनाव लड़ा था, या चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़ा था, या अशफाक उल्ला खान, किस क्रांतिकारी ने और किस महात्मा ने यह चुनाव लड़ा था कि जब देश की आजादी आई थी? लेकिन आजादी के बाद भी देश के हालात नहीं सुधरे। क्यों नहीं सुधरे? क्योंकि आजादी तो आई, सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन उस समय भी नहीं हुआ, और वह सत्ता अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के पास आ गई। तो धन्यवाद साथियों मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनने के लिए। और मैं एक और अनुरोध करता हूं साथियों से कि वे हमारे देश में कहीं पर भी कोई भी किसान, मजदूर, कमेरा, दुकानदार, व्यापारी, कोई भी भाई अगर कर्ज से परेशान हो और बैंक वाले उसे परेशान कर रहे हो, तो साथियों आजाद भारत आंदोलन के साथी पूरे भारत में 23 राज्यों में इसका संगठन बन चुका है, और पूरे देश में हमारे और बाकी जो स्टेटों में बचे हुए वहां पर भी हमारा संगठन का नेतृत्व दिया जा रहा है, और हमारे साथी काम कर रहे हैं और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, आपके केस लड़ने के लिए तैयार है। आप हमारे साथियों से मिलिए। आजाद भारत